आयत डबडबाती आंखों से अपने कमरे में आ गई। उसे लगा यहाँ जिमल होगी, मगर कमरे को खाली देखकर वो हैरान हुई। यहाँ जिमल नहीं थी, मगर वो ता देर नहीं सोच सकी क्योंकि उसका दिल टूट गया था। आरिस का रवैया उसके साथ दोबारा पहले जैसा हो रहा था और आयत का दिल बैठ रहा था। ये सोच सोच कर वो बेड पर बैठ कर रो दी, जबकि कमरे को ताला भी लगा दिया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ दरवाजे पर कोई है। आयत, आरिस की आवाज़ आई, मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाएं यहाँ से। आयत ने कहा जबकि आंसू साफ किए। भूलो मत मैडम, तुम्हारे कमरे में ताले लगे होते थे, फिर भी मैं घुस जाता था तुम्हारे रूम में। याद है तुम्हें वो रात? वो उसे याद दिलाने लगा, जिस रात के बारे में आयत सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उस रात की अजियत बयान नहीं कर सकती थी। उस रात आपने गुनाह किया था। आयत ने उसे याद दिलाना चाहा। तुम मेरी बीवी थी और मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। फिलहाल दरवाज़ा खोलो, मेरा कोई मेहनत का मूड नहीं। आरिज ने फिर से दरवाज़ा बजाया। नहीं खोलूंगी। आपका रवैया क्यों बदल गया? मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ आप पहले की तरह झटकने लगे हैं मुझे। आयत भीगे लहजे में शिकवा करने लगी। मैं थका हुआ हूँ आयत, आई नीड रेस्ट विद यू, बाहर आओ। आरिस झुंझुलाया। आयत को वो उस वक्त सख्त मतलबी लगा, यानी उसे अपने लहजे का कोई एहसास नहीं था, बस उसे उसकी तलब थी। तभी वो उसके दरवाजे पर खड़ा था। आयत ने भी जिद बांध ली कि आज तो बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं नहीं आ रही, मैं भी थकी हुई हूँ और मुझे आप नहीं चाहिए, वो बोली। लहजा जिद्दी था। सोच लो, आरिस खराब तेवरों में बोला। सोच लिया। आयत घबरा कर दरवाजे तक आई, मगर लबों से फिर भी जिद निकली थी। मैं कह रहा हूँ कि एक बार फिर सोच लो, आरिस ने जब्त से कहा। मैं नहीं आऊँगी, वो उदासी से बोली। वो कैसे बदल गया था? बस 4 दिन प्यार करना था उसने उसको। ठीक है, आरिस ने कहा और वहाँ से चला गया। आयत को महसूस हुआ वो जा चुका है, तो उसने फौरन दरवाज़ा खोला तो बाहर आरिस नहीं था। उसने इधर उधर देखा, शायद वो चला गया था। दिल उदास हो गया। उसने उसे नहीं मनाया था। आयत बुझे बुझे दिल से कमरे से बाहर निकली और भागती हुई सीधा आरिस के पास गई। वो लाइट बंद किए बेड पर बैठा था, जबकि टेबल का वॉज और कुछ चीज़ें कारपेट पर थी। उसने वो सामान उठाया और आरिस के पास आ गई। आरिस, वो बोली। आयत जबकि यूं ही उसको देखती रही उदासी से। उसके कोई जवाब ना देने पर वो पलटने लगी तो आरिस ने हाथ बढ़कर उसका कलाई थामी और उसे खुद के साथ लगा लिया। आयत की चीख निकली। आरिस को परवाह नहीं हुई। आरिस ने उसका मुंह सख्ती से जकड़ लिया। आरिस, मुझे डर लग रहा है। वो रो देने को थी। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, मुझसे दोबारा बहस मत करना, सख्ती से उसका मुंह झटक कर वो बोला। आयत कुछ नहीं बोली। नैन कबीर को काम करता देखती रही और जब उसका हौसला टूट गया तो उसने चेहरा अपने हाथ में छुपाया और टांगें समेट कर रोने लगी। वो ये बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो उसकी बेरुखी नहीं सह पा रही थी। कबीर उसके रोने पर मुतवज्जो हुआ, पीछे मुड़कर देखा और पेन छोड़कर वो उसके पास आया, उसके सामने बैठ गया। अब क्या हुआ है? कबीर ने स्पाट लहजे में पूछा। कबीर उसके रोने पर मुतवज्जो हुआ, पीछे मुड़कर देखा और पेन छोड़कर वो उसके पास आया, उसके सामने आकर वो बैठ गया। अब क्या हो गया है? कबीर ने स्पाट लहजे में पूछा, जबकि नैन उसका हाथ पकड़कर उठती हुई अचानक उसके गले लग गई। कबीर उसका वजूद देख रहा था जो उससे लगा था, जबकि उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए वो रो रही थी। कबीर, इस तरह मत करे मेरे साथ। उस दिन से लेकर आज तक तुम यही बात कह रही हो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है? कबीर ने खुद से दूर करते हुए उसे कहा। नैन की निगाहें झुक गईं। तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया नैन। तुम मुझे अब भी असल वजह नहीं बताओगी? मैं जानता हूँ, और जब मैंने सवाल शुरू किए तो शायद किसी सवाल का जवाब भी ना दे सको तुम। वो उसको जताता उठने लगा। अहमद मेरा मंगेतर रह चुका है, नैन ने बहुत हिम्मत करके बताया। कबीर को लगा उसके दिल में किसी ने चुटकी सी भरी हो, मगर वो नफ़ी में सर हिला गया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नज़र में मंगनियों और मंगेतरों की कोई अहमियत नहीं रखता। जो रिश्ता मैंने तुमसे बनाया है वो हकीकत है और मैं उसी को जानता हूँ। कबीर ने मजबूत लहजे में कहा। अपना हर एहसास छुपा गया वो। नैन ने हलक में गुठली उतारी। बस बस यही बात थी। वो हर बात छुपाती जल्दी से उसका हाथ थाम गई। मुझे डर था कि आप इस बात को माइंड ना करें, और वो इसी वजह से उसने मेरे हाथ से वो गिरा ब्रेसलेट उठा लिया। शायद वो। नैन कुछ कहते रुकी। कबीर ने उसकी जानिब देखा। कबीर उसकी जानिब देखे गया खामोशी से। वो पीछे हटकर दोबारा बैठ गया। आयुष्योर, बस इतनी ही वजह है? उसने सवाल किया। नैन कुछ हवास बाख्ता सी हुई। जी बस यही वजह है, उसने नज़रें चुरा कर कहा, जबकि कबीर मुस्कुरा दिया। हर अंदेशा जो उसके दिल में वसवसे डाल रहा था वो दूर हो गया। वो ऐसा ही था, किसी को ज़्यादा टीज़ नहीं करता था। नैन को खुद से लगा लिया। नैन को लगा कि एकदम सहरा से छाँव में आ गई हो।
کانپتے ہاتھوں سے اس نے اس کی شرٹ تھام لی۔ کبیر نے جھنجھلا کر اپنی شرٹ پر موجود شکنوں کو دیکھا۔ نین کا ہاتھ ہٹتا چلا گیا۔ سزا بنتی ہے اس پر، وہ ذرا تپ کر بولا تو نین سر جھکا گئی۔ سوری، نوٹ ایکسیپٹڈ۔ اس کو پیچھے دھکیل کر وہ آگے کی طرف بڑھا۔ نین اس کی حرکت پر ایک دم ہنسنے لگی۔ ہنس رہی ہو؟ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ عدیل کے کمرے میں تھی۔ کل رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہاں اسے افشین نے بند کر دیا تھا، جان بوجھ کر۔ اس سے پورے کمرے کی صفائی کرائی اور پھر اس کو بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی ایک اور دن چڑھ گیا ہے۔ آج 5واں دن تھا۔ اس کی بے تابیاں اس کی منتظر تھیں۔ اس کمرے میں بے حد اندھیرا تھا، جبکہ بھوک سے جان سوکھ رہی تھی۔ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ بس وہ آج کے دن کی شام کی منتظر تھی، جب شام ہوگی اور اس کی آمد قریب ہوگی۔ وہ نہیں جانتی تھی زمل کے بارے میں کوئی وہاں پوچھ رہا ہوگا یا نہیں۔ اگر کسی کو پرواہ ہوتی تو شاید اس تک پہنچتا۔ آج اس کے دل نے محسوس کر لیا تھا، جس کے حقوق وہ اس عورت کے خوف سے نہیں دے پا رہی تھی، وہی شخص صرف اس کا ہے۔ وہی شخص صرف اس کا ہے دنیا میں۔ اسے ہی اس کی پرواہ ہے صرف۔ وہ اس کی کتنی اتھارٹی ہوتی ہے جب وہ یہاں تھا، جب افشین اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتی تھی۔ وہ بری طرح رو دی، بچوں کی طرح، جیسے کوئی بچہ خوف سے رو پڑے، جیسے کسی اپنے کی تلاش ہو اسے۔ بہت سارے لوگوں میں جیسے کسی مانوس کو ڈھونڈ رہا ہو وہ بچہ۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی کہ وہ آ جائے۔ آج اس نے گانا سینڈ کیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جو اس نے اپنی آواز کا جادو بکھیرا تھا، اور ڈائریکٹر کہتا تھا اس کا گانا ٹاپ ہٹ سانگز میں شامل ہوگا۔ اس کی پارٹنر بھی بہت خوبصورت تھی، مگر سالار نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کے فلرٹ سے بھرپور جراثیم اب صرف زمل کے لیے رہ گئے ہیں۔ مگر شانزے کافی فرینک تھی اور اس کو ایز اے فرینڈ ہی ٹریٹ کرتی تھی، تبھی وہ اس سے بہت جلدی کھل گیا۔ اس وقت بھی شانزے سکون سے اسے اپنی چاپ سٹک سے چومن کھلا رہی تھی، جبکہ وہ گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ دونوں کو ہی گویا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ چپکے سے ان کی تصاویر کھینچ لی گئیں۔ یہ بات دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ اب دونوں ہی کسی بات پر کھل کر ہنسے۔ تب بھی فلیش پڑا، مگر انہیں اندازہ نہیں ہو سکا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھلی تو ایک دم اٹھ بیٹھی۔ دل کیا وہ آنکھ کھولتی تو وہ اس کے سامنے ہوتا، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ سسکیوں سے رو دی، لبوں سے بے آواز سالار کو پکارا تھا۔ دل کی دھڑکنوں نے اس کو بلایا، بس ایک بار وہ اس کے پاس آ جائے تو وہ دیکھ لے کیسی حالت کر دی تھی اس کی انہوں نے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ عدیل کے کمرے میں آج اسے 3را دن تھا، اور وہاں سب اپنی دنیا میں اتنا مگن تھے کہ سالار نہیں تھا تو اس سے جڑے رشتے کو کسی کو بھی اس کی یاد نہیں آئی۔ زمل میں اٹھنے کی ہمت بھی نہ تھی، اور اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اب وہ مزید اذیت برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی وہ ایک طرف لڑک گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو تھک گیا تھا۔ 6 گھنٹے کی فلائٹ نے اسے تھکا دیا۔ وہ جلدی سے اپنے پورشن میں جانے اور چاہتا تھا کہ بستر پر اوندھا ہو کر سو جائے، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا خیال رگو جاں میں چھوا تھا جو وہ اس کو دیکھنے کی خواہش کا تھا۔ سالار کی نظروں نے ڈھونڈنا چاہا، جبکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ گھر والے سو رہے ہیں، اور رات 2 بجے بھلا کوئی کیسے اٹھا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے پورشن میں آ گیا۔ فریش ہو کر اس نے بستر پر لیٹنا چاہا، کسی کو سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کی، مگر نیند مہربان نہیں ہوئی۔ ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، جیسے نشہ سا ٹوٹ رہا تھا اس کو دیکھنے کا۔ وہ غصے سے اٹھا۔ آج اس لڑکی کو ایک رومانٹک سزا دے گا تاکہ اس کے خیالوں پر سوار نہ ہو۔ وہ نیچے اترا اور آیت کے روم کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کسے میرے سواگت کے لیے کھول رکھا ہے؟ میرے سواگت کے لیے کھول رکھا تھا کیا؟ اس کے دماغ میں سوال آیا تو خود ہی مسکرا دیا۔ وہ اندر آیا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ کھولا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پریشے کے روم کا ڈور نوک کرنے لگا۔ کچھ دیر بجانے کے بعد اس کا صبر جواب دے گیا تو اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ نیند میں ڈوبی پریشے اٹھ کر سامنے آئی۔ بھائیو آپ؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمل کہاں ہے؟ سالار نے اندر جھانکا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اسے پریشانی ہوئی، وہ یہیں ہوتی تھی، ان دونوں کمروں کے علاوہ وہ کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ بھائیو میں نے تو بھابھی سے 3 دن سے ملاقات نہیں کی۔ بھائیو میں تو بھابھی سے 3 دن سے نہیں ملی، پریشے نے ہوا سی روکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ بھڑکا تو پریشے کی نیند بھگ سے اڑی۔ میرا مطلب بھائیو بھابھی سے میں 3 دن سے نہیں ملی۔ وہ اب خود بھی حیران تھی کہ اس نے تو زمل کو واقعی 3 دن سے نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ 3 دن سے نہیں ملی تو کہاں ہے زمل؟ وہ چلایا اس طرح کہ اسے ابھی پھاڑ کھائے گا۔ پریشے کی شکل رونے والی تھی، اور اچانک جیسے وہ حواسوں میں آیا، وہ پیچھے بھاگا تو پریشے پریشانی سے نکلی۔ بھائیو کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے بھابھی گھر میں ہی ہوں گی کہیں۔ پریشے نے اس کو تسلی دینا چاہی، مگر سالار بنا سنے وہاں سے باہر نکل گیا۔
प्रीशे को परेशानी का एहसास हुआ। पहले तो सोचती रही कि क्या करे, और फिर उसने झिझकते हुए कबीर के कमरे का दरवाज़ा बजाया। सिर्फ कुछ मिनटों में ही कबीर दरवाजे पर था। प्रीशे उसे अपने दरवाजे पर देखकर वो पूरी तरह अलर्ट हुआ था। प्रीशे ने भीगी पलकों से कबीर को देखा। वो सालार भैयो, वो बस इतना कहकर रो दी। सालार ने पहली बार डांटा था उसे। आज से पहले उसने ऊंची आवाज़ में भी उससे बात नहीं की थी। कबीर बाहर निकला। क्या हुआ सालार को, वो बोला, और प्रीशे ने बाहर की तरफ इशारा किया। कबीर बाहर भागा तो नैन, जो नींदों में सुन थी, वो भी उठ गई थी। प्रीशे के पास आई। प्रीशे और नैन भी वहां से बाहर निकले तो सालार अदील वाले पोर्शन की तरफ भागकर जा रहा था। वो अदील के कमरे की तरफ नहीं गया जो अंधेरे में डूबा था। सालार, कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? कबीर की आवाज़ उसे अपनी पुश्त से आई। वो रुक गया। जिमल कहाँ है? उसने बिना किसी लचक के रुककर सवाल किया, और कबीर उसके नज़दीक पहुंच गया इसी असना में, जबकि वो सोच में पड़ गया कि जिमल को तो उसने भी कई दिनों से नहीं देखा। घर में ही होगी, वो घर में नहीं है। सालार जब्त से बोला। तो तुम उसे यहाँ कहाँ ढूंढने आए हो? कबीर ने पूछा। जो मेरा शक है कबीर, अगर वो सच निकला तो यकीन मानो इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उंगली उठाकर वो सुर्ख आंखों से कबीर को ऐसे बोला कि प्रीशे और नैन तो खौफजदा हो गए। सालार को कहाँ कभी देखा था उन्होंने ऐसे? सालार कुछ बोलने से पहले उसके वहां से आगे अफशीन के कमरे की तरफ आ गया। सालार, ये गैर अखलाकी हरकत मत करो। अगर जिमल ना हुई यहाँ तो वाकई एक हंगामा उठ जाएगा। कबीर ने गुस्से से कहा तो सालार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा उसे किसी की परवाह नहीं थी। किसी का मतलब किसी की भी नहीं। वो अफशीन के रूम के बाहर आया और दरवाज़ा धड़ से खोला। वो पोर्शन बिल्कुल अलग था, खासकर अफशीन का। सभी लोगों का कहाँ वो कुछ ज़्यादा ख्याल रखती थी, और यहाँ कोई आता भी नहीं था। दरवाज़ा एकदम खोलने से सिकंदर की आंख सबसे पहले खुली। सालार को देखकर उसको हैरानगी हुई, मगर एकदम गुस्सा भड़क गया। ये क्या बेहूदगी है, वो चिल्लाए। उनके चिल्लाने से अफशीन भी उठ गई थी। अपनी बीवी से पूछो मेरी बीवी कहाँ है? सालार जब्त का मुजाहिरा करता पूछने लगा। क्या बोला? सालार और कबीर, तुम भी इसके साथ आ गए? हमें क्या पता तुम्हारी बीवी कहाँ है? सिकंदर बिस्तर छोड़कर उठे तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। सालार पल में अफशीन तक पहुंचा, जबकि कबीर उसको रोकना चाहता था। नैन और प्रीशे भी पीछे की तरफ खड़ी थी, उसका पागलपन देख रही थी। मैं पूछ रहा हूँ कि जिमल कहाँ है? वो एक एक लफ्ज़ को चबाता बोल रहा था, जबकि जुनून ऐसा था कि सब तहस नहस कर देगा। सिकंदर का मीटर घुमा। दफ़ा हो जाओ सालार यहाँ से। जब तक ये नहीं बताएगी कि जिमल कहाँ है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। सालार ने आंखें निकाल कर कहा। मुझे क्या पता वो मनहूस कहाँ है? अफीन ने साफ इनकार किया, जबकि सालार आपे से बाहर हो गया। नहीं बताओगी? ठीक है। उसने इधर उधर सारा सामान उठाकर ज़मीं बोस करना शुरू कर दिया। वॉज उठा उठा कर दीवार पर दे मारे, जबकि अफशीन, नैन और प्रीशे की चीखें निकल गईं। सालार, कबीर ने उसको पीछे खींचा। मेरी बीवी कहाँ है? यहाँ मैं किसके पास छोड़कर गया था उसे? सालार, मुर्तज़ा की ये औकात है कि 3 दिन से उसकी बीवी को किसी ने नहीं देखा। वो उसका हाथ झटकता मार देने के दर पे था। कबीर को शर्मिंदगी हुई, मगर इस बात का ये मतलब नहीं कि तुम अफशीन चची के साथ इस तरह रवैया रखो। कबीर ने उसे एहसास दिलाया। ये औरत बताएगी मेरी बीवी कहाँ है। वो वॉज तोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर अफशीन पर, इससे पहले कि चढ़ता, सिर्फ डराने के लिए कि अफशीन चीखने लगी। अदील के कमरे में वो चिल्लाई। सब हैरान रह गए, जबकि सालार वहीं वो वॉज फेंक कर बाहर भागा। अंधेरे में डूबा वो कमरा, उसकी हालत ऐसी थी कि उसके वजूद के एक एक हिस्से में किसी ने आग भर दी हो। लात मारते उसने दरवाज़ा खोला। कमरे में कब्र का सा अंधेरा था। उसने लाइट्स जलाना चाही तो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ की बिजली बंद कर दी गई है। उसने सब चीज़ें फेंक कर उसे पुकारा तो आवाज़ में तड़प थी। जिमल, वो बेचैनी से बोला, मगर जवाब नहीं मिला। उसने मोबाइल की टॉर्च मारी। वो फर्श पर पड़ी थी, जबकि उसके जिस्म पर अफशीन के पुराने कपड़े थे। सालार दीवानों की तरह उस तक पहुंचा। जिमल, उसका चेहरा अपने हाथों में भरते वो उसको पुकारने लगा। जिमल, वो रुक गया। उसकी धड़कनों को महसूस करने लगा और उसको उस मनहूस जगह से उचक कर वो लेकर बिना किसी को देखे बाहर दौड़ा। जब वो घर की तरफ दाखिल हुआ तो उसके भागने से मदीहा भी उठ चली थी। उसको आता देख वो परेशान हुई, जबकि उसके पीछे कबीर रोती हुई। नैन और प्रीशे समेत परेशान से सिकंदर भी थे, जबकि सालार सीधा अपने पोर्शन में चला गया। क्या हुआ है इसे? मदीहा ने कबीर का बाजू पकड़ा।
वो जो नहीं होना चाहिए था। कबीर शर्मिंदगी की इंतहा पर था। इतने शोर में मुर्तज़ा भी उठ गए, जबकि परीशे ने आरिज़, ज़ैन और अमल को भी उठा दिया। आरिज़ ने सर थाम लिया। इतनी बड़ी गलती उन सब से कैसे हो सकती थी? ममा, आपको तो ख्याल करना चाहिए था। आरिज़ ने माँ की तरफ देखा। बेटा, मेरी गलती है। मदीहा को महसूस हो रहा था कि उस वक्त उनका बेटा किस कदर बदगुमान हो गया था उनसे, और वो सब कैसे ये कोताही बरत गए थे, वो भी उससे रिलेटेड रिश्ते के साथ। वो सब ऊपर आए तो जिमल बेड पर थी, होश से बेगाना, जबकि सालार फ़ोन पर किसी पर धाड़ रहा था। मैंने तुम्हें कहा तुम भले पूरा अस्पताल लेकर मेरे पास पहुंचो, मुझे 5 मिनट में तुम यहाँ चाहिए हो। वो धाड़ा। जी सर, अगली तरफ से जवाब मिला, और उसने सेल फोन उतनी शिद्दत से गुस्से से बंद करने की बजाय दीवार पर दे मारा और हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो जिमल की तरफ मुड़ा। साफ नजर आ रहा था सब घर वाले ऊपर आ चुके हैं, मगर किसी में भी उससे बात करने की जुर्रत नहीं हुई। सालार ने जिमल का हाथ अपने हाथ में लिया। आई एम सॉरी, वो एक ही लफ्ज़ बार बार बोले जा रहा था। आई एम रियली सॉरी, उसने फिर से कहा। तभी उसका पीए भी आ गया। डॉक्टर्स की ऐसा लग रहा था पूरी फौज आ गई है। सब घर वाले एक तरफ हो गए। सालार भी उठ गया। डॉक्टर जिमल को चेक करने लगे, और जल्दी उन्होंने सालार के कमरे को हॉस्पिटल बना दिया था। जिमल के ड्रिप्स लग रही थी, जबकि कुछ और भी इंजेक्शन लगे। शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं ये, और कुछ ना खाने के बाइस बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने डॉक्टर की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़ा था। ठीक हो जाएगी, उसने बस ये सवाल किया। ऑफ कोर्स सालार, बट इनको खुश रखें। आपकी वाइफ काफ़ी कमज़ोर हैं, दिल की भी और जिस्म की भी। अंदर वीकनेस है, और इसके अलावा किसी खौफ का भी शिकार लगती हैं। आप किसी साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करें, वो डॉक्टर ब्रीफिंग देता हुआ बोला। सालार फिर भी चुप रहा, जबकि पीए ने दवाइयों का पर्चा पकड़ लिया। घंटा भर डॉक्टर उसका इलाज करते रहे, हालांकि वो तो 15 मिनट में नॉर्मल हो गई थी। मगर सालार ने घंटा पूरा उन सबको उस पर रखा था। वो 1 घंटे बाद डॉक्टर्स चले गए। घर वालों के शर्मज़दा चेहरे मजीद शर्मिंदगी से झुक गए। मुर्तज़ा ने मदीहा को खा जाने वाली नज़रों से देखा, जबकि वो तो रोने लगी थी। सूफिया और तंजीला का भी यही हाल था, जबकि शहाब और वजाहत ने भी उन दोनों पर गुस्सा किया। सभी अपनी अपनी जगह शर्मिंदा थे कि वो कैसे 3 दिन तक जिमल को भूल गए। मुर्तज़ा कमरे में आए। सालार अपने पीए को कुछ हिदायत दे रहा था, शायद कहीं जाने की बात कर रहा था। पीए सर हिलाकर बाहर निकल गया, जबकि मुर्तज़ा ने उसके शाने पर हाथ रखा, जिसे उसने झटक दिया। मुर्तज़ा मुस्कुरा दिए और उसके शाने पर फिर से हाथ रखा, जिसे सालार ने फिर से झटक दिया, और चलता हुआ जिमल के पास आ गया। जिमल के वजूद पर अफशीन के कपड़े आग लगा रहे थे। उसे बस नहीं चल रहा था कि किसी का लिहाज किए बिना वो उसके कपड़े फाड़ कर आग लगा दे, और वही आग अफशीन में भी जा लगाए। मगर वो जब्त किए चुप था, वरना सभी जानते थे सालार सिर्फ हंगामा करना जानता है, या नाराज़ होना। उसके पास आकर वो जिमल के पास बेड पर बैठ गए। सालार कुछ नहीं बोला और चुपचाप बैठा रहा। है हमारी गलती, चल गुस्सा थूक दे, वो उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़कर प्यार से समझाने लगे। सालार फिर भी कुछ नहीं बोला। नज़र झुकाए वो दांत पर दांत चढ़ाए बैठा था। मेरा शहजादा इतने गुस्से में है? वो हंस दिए। अच्छा भाई, तुम्हारी रुखसती करते हैं, ठीक है, अब तो खुश हो जाओ। वो उसके लाड उठाने लगे। सालार फिर भी चुप रहा। कबीर आगे बढ़ा और उसके शाने पर हाथ रखना चाहा, जबकि सालार ने उसका हाथ झटका। अगर मुझसे बकवास की तो गर्दन उतार दूंगा, वो धाड़ा। यार, मैं जानता हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कबीर ने ज़बरदस्ती उसके शाने पर हाथ रखा। सौतेला हूँ मैं? वो मुर्तज़ा को देखता चिल्लाया। मुर्तज़ा के रंग उड़े थे। बैठे बैठे बता दे मुझे, आपकी औलाद नहीं हूँ क्या मैं? वो धाड़ा, जबकि मुर्तज़ा ने पहली बार अपने हाथ पांव कांपते महसूस किए। ये बकवास तुम्हें किसने कही है? वो खुद पर कंट्रोल करते बोले। नज़र आ रहा है मुझे, सालार मुर्तज़ा की बीवी है ये बाबा, सालार की, जिसके 3 दिन यहाँ ना होने से आप में से किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कहाँ गई होगी। वो बेड पर मुक्का मारता बोला। बेटा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मदीहा रोते हुए बोली। सालार ने माँ की तरफ देखा। मेरी मम्मा हैं आप, और आप मेरी ज़िंदगी से ही गाफिल हो गई। प्यार करता है आपका बेटा इससे, और इतना कि अगर अफशीन का कत्ल कर दूं तब भी अफसोस नहीं होगा मुझे। और मैं ये बात वाज़े सबको बता रहा हूँ, जिमल के उठने के बाद मैं इससे सब उगलवा लूँगा, और जितनी बार अफशीन ने मेरी बीवी को डराया होगा ना, मैं उतनी बार उसको अजियत दूंगा। वो घुर्रा कर बोलता सबको गोया चुप करा गया था। आज उसने महसूस किया कि वो जिमल के लिए लापरवाह बिल्कुल नहीं था, और शायद पसंद आज वाज़े इजहार मोहब्बत में बदल गई थी। उसने सबको चुपचाप और शर्मिंदा देखा और खुद भी चुप हो गया।
उसे तो नैन, रीशे, आयत, अमल सब पर गुस्सा था। कितनी मोहब्बत थी उसे सबसे, और उसके मामले में इतनी लापरवाही बरती गई थी। बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डाले। भैया प्लीज़ यार माफ़ कर दें आप। जैन उसके पास आकर बैठ गया। उसने जैन को पुरशिकवा निगाहों से देखा। अच्छा चाहे तो थप्पड़ लगा दें, जैन ने कहा। वो शर्मिंदा था बहुत। आरिस भी आगे आया। भैया नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, हम भाभी का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे, प्लीज़ गुस्सा थूक दें। जब आरिस ने कहा तो सालार चुप हो गया। उसके लिए सब अहम थे, मगर जिमल सबसे ज़्यादा थी। अच्छा ठीक है जिमल बेटा, होश में आ जाए तो हम खुद ही उससे माफ़ी मांग लेंगे, और मैं ख़ास कर मांगूंगा क्योंकि मैं ही उसे इस घर में लाया था। मुर्तज़ा की बात पर सालार ने तिल मिलाकर उनकी तरफ देखा और एकदम उनके हाथ पकड़ लिए। मुर्तज़ा साहब, इस दुनिया में किसी की इतनी अहमियत नहीं है जितनी आपकी और मम्मा की है, और आप माफ़ी मांगेंगे? बेज़मीर और बेगैरत नहीं हूँ मैं इतना। वो तप कर बोला, और मुझे ऐसी बातें करके टीज़ करना बंद करें। वो उनकी चालाकी समझ रहा था। वो हंस दिए। चल मेरा बेटा मुस्कुरा दे अब, उन्होंने कहा तो वो एकदम गुस्से से उन्हें देखने लगा। मैं बच्चा नहीं हूँ डैड जैसे आप मुझे ट्रीट कर रहे हैं, पाँव पटक कर वो बोला। मेरा तो बच्चा है ना, हम बहुत शर्मिंदा हैं, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सच है। मुर्तज़ा बोले तो कबीर ने भी हाँ में हाँ मिलाई, बल्कि सब ने ही। सोचूंगा, वो इतरा कर बोला और हंस दिया, जबकि उसके हंसने पर सब रिलैक्स हुए। और सोचने की सूरत यह है कि अफशीन मेरी बीवी से माफ़ी मांगेगी। वो स्पार्ट लहजे में संजीदगी से बोला। मैं मंगवाऊंगा बेटा। अपने पागलपन में उसने नीच हरकत की है। सिकंदर हाथ जोड़कर आगे आए। सालार ने जिद्दी लहजे में उनकी तरफ घूर कर देखा। हाथ जोड़कर सिकंदर ने मध्यम आवाज में उसकी बात मानी थी। सालार चुप हो गया और गहरा सांस भरा। चारों लड़कियां शर्मिंदा थीं। सालार ने उन सब की तरफ नहीं देखा। आपने कुछ देर पहले रुखसती की बात की है, उस पर कायम रहेंगे आप? सालार ने जल्दी से इस वक्त बात मनवाने की ठान ली। मौका परस्त है सालार। मुर्तज़ा नफ़ी में सर हिलाते उठे। ये गलत है, जो आपने कहा वो पूरा करें। सालार ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसका शाना थपथपाया। जो तुम चाहोगे वही होगा, तुम चारों मेरा सकून हो। उसके चेहरे को प्यार से छू कर वो बोले। सालार मुतमईन हुआ। मैं अपने साथ रखूंगा जिमल को अब, उसने कहा और कनखियों से उन्हें देखा। ज्यादा नहीं फैल रहे हो तुम अब? मुर्तज़ा ने घूरा। उसे इज्जत इरास नहीं थी। यार बाबा निकाह में है वो मेरे, सालार ने कहा, जबकि सब देख रहे थे कि क्या चीज़ था वो। वाकई कभी धूप कभी छाँव के साथ। बेहया बेहुदा जलील आवारा इंसान। मुर्तज़ा उसका हाथ झटक कर चले गए, जबकि सालार उनकी पुश्त देखता रह गया। वो मुड़ा तो मदीहा को रोता देखकर दिल को कुछ हुआ। वो उनके पास आया। अब आप क्यों रो रही हैं? उसने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गलती कैसे हो गई मुझसे। ये गलती नहीं, गुनाह है। मैं जिमल से हाथ जोड़कर माफ़ी। मम्मा, वो सख्ती से बोला, जिमल का ताल्लुक सिर्फ मुझसे है, और यकीन माने इस बात का एहसास मुझे हो गया है। मैं आप सब लोगों पर उसके नाम का प्रेशर अब डालूंगा भी नहीं। मेरे लिए एक बार की कोताही में ही बहुत बड़ा सबक है, और आप सबका ताल्लुक मुझसे है, और मेरे लिए मेरा हर रिश्ता हीरे की तरह कीमती है। उसने उनके आंसू साफ किए, जबकि मदीहा को उसकी बात पर और रोना आया। सालार चुप हो गया था।